नमस्ते। आज हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की उस मुश्किल भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। वो शब्द जो हम खबरों में तो रोज सुनते हैं, पर उनका असली मतलब क्या है, ये अक्सर पता नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। समिट, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन सुनने में तो सब एक जैसे लगते हैं ना। और यहीं पर सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए इनके बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, हम एक एक करके इन शब्दों को समझेंगे और इसे आसान बनाने के लिए हम इसे प्रतिबद्धता की सीढ़ी कह रहे हैं। हम सबसे कम फॉर्मल चीज से शुरू करेंगे और फिर कदम दर कदम सबसे ज्यादा कानूनी तौर पर बाइंडिंग चीज तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी में शब्द इतनी जरूरी क्यों हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना हर शब्द का अपना वजन होता है। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है उससे पता चलता है कि किसी देश का इरादा क्या है, वो कितना कमिटेड है और उस डॉक्यूमेंट की कानूनी हैसियत क्या होगी। ये सिर्फ वोकैबुलरी नहीं है, ये एक तरह का कोड है। और हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये जानना सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये तो कामयाबी के लिए एक जरूरी टूल है। इन शब्दों का फर्क जानने से कई सवालों में सीधी सीधी बढ़त मिल सकती है। तो चलिए अपनी सीढ़ी के पहले पायदान पर कदम रखते हैं। शुरुआत होती है बैठकों से, मतलब मीटिंग्स से। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हर मीटिंग एक जैसी नहीं होती। तो सबसे पहले आता है समिट यानी शिखर सम्मेलन। ये सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे हाई लेवल मीटिंग होती है। यहां सिर्फ और सिर्फ देशों के टॉप लीडर्स आते हैं, मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। जैसे G20 समिट को ही ले लीजिए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के हेड्स एक साथ आते हैं। ये बिल्कुल टॉप लेवल की बात है। और दूसरी तरफ है कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। इसका दायरा काफी बड़ा होता है। इसमें आपको मिनिस्टर्स मिलेंगे, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स मिलेंगे, ऑफिसर्स मिलेंगे, मतलब एक बड़ी टीम। और ये अक्सर किसी खास टेक्निकल सब्जेक्ट पर फोकस करती है। ये देखिए, यहां पर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है टॉप लीडर्स, वो है समिट, और दूसरी तरफ है मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम, वो है कॉन्फ्रेंस। तो जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कि मीटिंग में कौन शामिल हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स का लेवल क्या है। ठीक है, तो मीटिंग्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इन मीटिंग से निकलता क्या है। हमारी सीढ़ी का अगला कदम है एक फॉर्मल डिक्लेरेशन यानी घोषणा। तो ये डिक्लेरेशन क्या होता है? ये बेसिकली इरादों का एक स्टेटमेंट है। ये देशों का एक तरीका है ये कहने का कि हाँ, हम सब इन सिद्धांतों पर, इन वैल्यूज पर अग्री करते हैं। इससे एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज तो जाता है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये कोई कानून नहीं होता। मतलब कोई भी देश इसे मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इससे डिक्लेरेशन का टोन एकदम साफ समझ आता है। ये एस्पिरेशनल है, प्रिंसिपल्स पर आधारित है और एक कॉमन गोल सेट करता है। ये फ्यूचर एक्शन के लिए एक जमीन तो तैयार करता है, पर खुद में कोई एक्शन नहीं है। ओके, अब हम अपनी प्रतिबद्धता की सीढ़ी पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। अब हम सिर्फ इरादों और वादों की दुनिया से निकलकर उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो लीगली एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब कानूनी तौर पर लागू होते हैं। कह सकते हैं कि यहीं पर डिप्लोमेसी को असली ताकत मिलती है। तो बात करते हैं कन्वेंशन यानी अभिसमय की। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक फॉर्मल मल्टीलैटरल ट्रीटी होती है जो इंटरनेशनल लॉ बनाती है। जब कोई देश किसी कन्वेंशन को रैटिफाई करता है यानी उसकी पुष्टि करता है, तो वो लीगली एग्री करता है कि वो इसके नियमों को मानेगा। ये एक बहुत ही सीरियस कमिटमेंट है। फिर आता है अग्रीमेंट यानी समझौता। ये भी लीगली बाइंडिंग होता है, पर ये आमतौर पर कन्वेंशन के मुकाबले थोड़ा कम ब्रॉड होता है, ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ये दो या कुछ देशों के बीच किसी खास मुद्दे पर हो सकता है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? दोनों ही लीगली बाइंडिंग है, पर फर्क ये है कि कन्वेंशन एक तरह से किसी पूरे सब्जेक्ट की नींव रखता है, एक फाउंडेशनल लॉ बनाता है, जबकि एग्रीमेंट अक्सर उस नींव पर बने किसी खास इशू को एड्रेस करता है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस डिप्लोमेटिक सीढ़ी के सबसे ऊपर, सबसे स्पेसिफिक पायदान पर। यह है प्रोटोकॉल। इसे आप किसी मौजूदा कानून का अपडेट या ऐड ऑन समझ सकते हैं।
मतलब ये पहले से मौजूद किसी कन्वेंशन या ट्रीटी को लेता है और उसमें और ज़्यादा स्पेसिफिक रूल्स, प्रोसीजर्स या टारगेट्स जोड़ देता है। ये अकेले नहीं आता, ये हमेशा किसी बड़ी ट्रीटी से जुड़ा होता है। और हाँ, जो देश इसे रैटिफाई करते हैं उनके लिए ये भी पूरी तरह लीगली बाइंडिंग होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, पहले हमारे पास था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक ब्रॉड ट्रीटी थी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसने उस कन्वेंशन में स्पेसिफिक बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स जोड़ दिए। मतलब उसने कहा, ठीक है, अब ये रहे वो खास लक्ष्य जिन्हें हमें पूरा करना ही होगा। तो हमने अपनी सीढ़ी के सारे स्टेप्स देख लिए हैं। अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रतिबद्धता की सीढ़ी है, ये पूरे प्रोसेस को दिखाती है। अक्सर शुरुआत होती है एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन से, फिर होती हैं समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस, फिर बनता है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट या कन्वेंशन, और आखिर में आते हैं प्रोटोकॉल्स, जो उसमें और भी स्पेसिफिक नियम जोड़ देते हैं। और ये रही सारी जानकारी एक ही जगह। ये टेबल एक तरह की फाइनल स्टडी गाइड है। इसमें हर टर्म को उसके फंक्शन, लीगल स्टेटस और की फीचर के हिसाब से बांटा गया है। समिट से लेकर प्रोटोकॉल तक अब इन शब्दों के बीच का फर्क समझने के लिए एक बिल्कुल साफ फ्रेमवर्क हमारे सामने है। और आखिर में एक सवाल पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई और क्लाइमेट चेंज जैसे नए ग्लोबल चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्या डिप्लोमेसी को भी इस सीढ़ी पर कुछ नए पायदानों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और दुनिया के लीडर्स देंगे। पर हां, सोचने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है।